Chalo, good morning to all of you. Today we are going to do the design philosophies in RCC. So we have just know what is RCC. Now we are going to do the design philosophies. Now as the name suggests, what do you mean by design philosophies? देखो, हर चीज को डिजाइन करने के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी होगी हमारे पास जो कि एज अ बुकलेट या एज अ हमें गाइडेंस दे इसका यूज करना है. तो दैट इज व्हाट वी नो अबाउट द डिजाइन फिलोसफी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजाइन फिलोसफीज. अभी पूरा विद पीपीटी में बता रहा हूं, खासकर हर्षिता के लिए. थोड़ा सा अभी पीपीटी में दिखा देता हूं, है ना. एक मिनट. चलो, सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत है दिखने में? इज इट विजिबल? यस सर. है ना. देखो, बीच में अगर साउंड जाए, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो एक बार मुझे रिमाइंड कर देना कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप पे, ठीक है? तो पता चल जाएगा. नहीं तो अभी मेरे को ये नहीं पता चल रहा नेटवर्क है या नहीं तो बीच में आता जाता रहेगा, है ना. ठीक है. तो वी आर स्टार्टिंग विद द डिजाइन फिलोसफीज. ठीक है. सो व्हाट वी हैव स्टिल, मतलब अभी तक हमें क्या पता चल गया? रेनफोर्स्ड कंक्रीट थोड़ा सा पता चल गया. ठीक है. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिजाइन फिलोसफीज. अब द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन इज टू अचीव अ स्ट्रक्चर दैट विल रिजल्ट इन अ सेफ एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन. ठीक है. कहने का मतलब क्या है? हम आरसीसी ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं ताकि वो सेफ भी हो और हमारा जो डिजाइन हो वो इकोनॉमिकल भी हो. ठीक है. क्लियर? So we have to decide a particular philosophies. We have to use that design philosophies. Okay. Now design problem, जो भी आपकी design problem होगी, that will be consist of idealization of the structure for analysis. कोई भी जब आप structure बनाओगे तो सबसे पहले उसका analysis करना पड़ेगा. Clear? ठीक है. Next उसके बाद आपको we have to estimate the load. Next, analysis of the idealized structure model to determine the axial thrust, shear, bending moment and deflection. अब आप पूछोगे कि सर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने shear force, bending moment क्यों पढ़ाया था? इसलिए पढ़ाया था क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर का आइडियलाइजेशन करोगे या आप जब एनालिसिस करोगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि shear कितना आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पे. क्लियर? नेक्स्ट इज मटेरियल स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ मटेरियल एंड व्हाट इज द डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट. नेक्स्ट इज डिटेल स्ट्रक्चर ड्राइंग एंड शेड्यूल ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम जो डिजाइन फिलोसफीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं? बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट विल कम इन डिजाइनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर. So what are the problems? There are 5 types of problems. ठीक है. That is, first one is idealization of the structure. Second is estimation of the load. Third is analysis of the ideal structure, which is going to determine the axial thrust, shear, bending moment and deflection. Fourth one is material specification and detailing of the reinforcement. Fifth one is detailed structure drawing and schedule of reinforcing bar. So for these 5 types of problem, we are going to study the design philosophies. Clear? देखो, कहीं पे भी रोकना हो, कुछ भी हो तो बता देना मेरे को. ठीक है. क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? यस सर. नाउ दीज आर द 4 डिजाइन फिलोसफीज. अब तक जो डिजाइन फिलोसफीज मैं बता रहा था, डिजाइन फिलोसफी सिंपल सी बात है, 4 तरीके की डिजाइन के नाम है. ठीक है. मतलब पर्टिकुलर, जैसा कि मैंने आपको जो कोड दिया था वो कोड कौन सी डिजाइन फिलोसफीज को फॉलो कर रहा था? जो मैंने कौन सा? लिमिट स्टेट. वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड. यहां पे दिख रहा है लिमिट स्टेट. अब हमारे पास 4 तरीके की डिजाइन फिलोसफीज हैं. देयर आर 4 फिलोसफीज फॉर द डिजाइन ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड एज वेल एज स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है. तो स्टील स्ट्रक्चर, और अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजाइन फिलोसफीज. डिजाइन फिलोसफी का मतलब समझे, मतलब कि डिजाइन दिया गया है ना. तो फर्स्ट वन इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड वन इज अल्टीमेट लोड डिजाइन, थर्ड वन इज लिमिट स्टेट डिजाइन, परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन, दैट इज फोर्थ. क्लियर? अब मैंने आपको बता रखा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या अभी भी यूज होता है, हाँ या ना? वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या अभी भी हम यूज करते हैं? हाँ सर, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल्स में. जहां पे, कहां पे? सर वाटर टैंक. वेरी गुड, सबको याद है यानी, है ना. लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन फिलोसफी. जब पहले हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही यूज किया करते थे. ठीक है. ये लिमिट स्टेट मेथड तो अभी का मेथड आया है. ठीक है. तो अब हम यूज लिमिट स्टेट मेथड हमारा अप्लाई होता है. ठीक है. वेदर वी आर, मतलब देखो यहाँ पे 4 में से सबसे 2 जो इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड. ठीक है. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नाम आपकी सिलेबस में दिया हुआ है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डू, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ठीक है क्या?
ठीक है। इसी तरह देखो दिस इज द स्टेजेस, जैसे कि हम शुरुआत में मतलब एक स्टेजेस आए ना कि पहले आदि मानव थे, आदि मानव से मानव बने, ठीक है, तो वो दैट आर द वेरियस स्टेजेस। वैसे ही पहले स्टेजेस आए, पहले स्ट्रक्चर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन होता था, फिर हम अल्टीमेट लोड मेथड पे आए, फिर हम लिमिट स्टेट पे आए, ठीक है, और परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन भी आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू बी यूज लिमिट स्टेट मैक्सिमम जगह पे, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती है परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन भी यूज किया जाता है। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और थर्ड को भी वैसे सारे मेथड के बारे में जानेंगे हम लोग। क्लियर। अब ये 4 मेथड के नाम याद होने चाहिए आपको, इसमें से 2 जो इंपॉर्टेंट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। कोई पूछेगा व्हाट आर द 4 डिजाइन फिलॉसफीज, तो आप बता सको वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, बेस्ड डिजाइन। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ कमिंग टू द डिजाइन फिलोसफीज फर्स्ट, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, ठीक है। एक एक चीज ना समझ में आए, नई चीज है, पूछते रहना, क्योंकि इसको आगे चल के इसका यूज है, ठीक है। डिजाइन ऑफ बीम हमें इन्हीं के बेसिस पे करना है, तो इसीलिए कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बताना है, वहां मतलब रोक लेना मेरे को, ठीक है, जहां नहीं समझ में आए। नाउ व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द डिजाइन। ट्रेडिशनल मेथड हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर चला आ रहा है, दैट इज ट्रेडिशनल, तो पहले से जो चला आ रहा है दैट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन, इसलिए इसको वर्किंग स्ट्रेस को भी ट्रेडिशनल मेथड भी बोलेंगे। नेक्स्ट इज इट एज्यूम दैट कंक्रीट इज इलास्टिक। चलो मुझे कौन बताएगा फटाफट से, अब इलास्टिक प्रॉपर्टी सबको पता है, क्या कंक्रीट इलास्टिक होता है? Is elastic or not? नहीं सर। कृतिका होता है? हर्षिता, आपने बताया था एक बार। हाँ, बताया था। चलो इट इज, देखो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ ना, अगर होता तो यहाँ पे अज्यूम नहीं लिखा होता, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम अज्यूम करते हैं कि कंक्रीट इलास्टिक है, तो ये इसका ड्रॉबैक भी है, ठीक है। इसीलिए आज के टाइम जब कंक्रीट रियल में इलास्टिक नहीं होता, जबकि ये मान के चल रहा है इट इज अज्यूम दैट द कंक्रीट इज इलास्टिक, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट गिविंग द एप्रोप्रिएट रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए अब देखो मैं ड्रॉबैक भी बताते चल रहा हूँ, खासकर ये भी चीज बताते चल रहा हूँ क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम अज्यूम करके चलते हैं कि कंक्रीट इज इलास्टिक, जबकि कंक्रीट इलास्टिक नहीं है। नेक्स्ट इज स्टील एंड कंक्रीट टुगेदर बिहेव्स इलास्टिकली, ठीक है, पहले तो है नहीं, फिर भी आप ये बोल रहे हो स्टील एंड कंक्रीट टुगेदर बिहेव्स इलास्टिकली, ठीक है। Next is the basis of this method is that the permissible stress for the concrete and steel are not exceeded in any worst combination of the working load, ठीक है। अब इसका बेसिस ही क्या है कि the permissible stress of the concrete and steel are not exceeded in any worst combination of the working load, मतलब कितना भी वर्किंग लोड आ जाए लेकिन हमारा जो कंक्रीट और स्टील का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है जो स्ट्रेस हमारा कंक्रीट और स्टील में होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट, वो एक्सीड ना लोड से। सिंपल सी बात है, लोड आएगा तो लोड के कारण कुछ स्ट्रेस आएंगे, तो वो स्ट्रेस एक्सीड नहीं होना चाहिए लोड से। अगर स्ट्रेस एक्सीड हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का बेसिस है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। द सेक्शंस आर डिजाइंड एज्यूमिंग द मटेरियल्स ओबे हुक्स लॉ। अब सबको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद होना चाहिए, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इतनी बार हमने बनाया है तो भूलना नहीं। अब मेरे को कौन कौन बता देगा हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, फटाफट से बताओ। सर इलास्टिक लिमिट तक। अंकिता का आंसर इज इलास्टिक लिमिट। वेरी गुड। प्रोपोर्शनल लिमिट से ए तक है। कृतिका इलास्टिक लिमिट सही है? तो 0.8 तक प्रोपोर्शनल लिमिट। सर तब तक इलास्टिक होता है जब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मैंने जो मेरा सवाल था इलास्टिक पॉइंट तक सही है, इलास्टिक लिमिट तक होता है, हुक्स लॉ वैलिड इलास्टिक लिमिट तक होता है, हाँ या ना? सर 0.8 तक होता है जो प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। आपका समय समाप्त हो गया। मैं कृतिका और हर्षिता से पूछ रहा हूँ, मुझे ए पॉइंट का मतलब नहीं है। कृतिका और हर्षिता बताओ। सर ए पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो ए पॉइंट तक वैलिड होता है हुक्स लॉ। मैं पूछ रहा हूँ ए पॉइंट कौन सा है, इलास्टिक पॉइंट है कौन सा है? सर मैं बोलूं? नहीं, हाँ कृतिका बोलो। सर हुक्स लॉ सिर्फ वहां तक वैलिड होता है जहां तक एक मटेरियल इलास्टिक बिहेव करता है। वेरी गुड, तुम तो और
सर प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। हुक्स लॉ इज वैलिड टिल प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। कई जगह इलास्टिक लिमिट मिलेगा लेकिन वो सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। अंकिता ने हाँ गलत सर। बोल के सही जरूर कर लिया था, लेकिन याद रखना है हमारे मुंह से हमेशा इलास्टिक लिमिट ही निकलती है, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर नहीं कृतिका, इलास्टिक बिहेवियर तो बी पॉइंट तक जाता है ना, इलास्टिक लिमिट तक जाता है, ठीक है। तो याद रखना है हुक्स लॉ इज वैलिड टिल प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो अब याद करो, हम जो माइल्ड स्टील का इतना बड़ा ग्राफ पढ़ते हैं उसमें सिर्फ इतने पार्ट के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो अब आ जाते हैं द बेसिस ऑफ द मेथड, जो हमने याद किया था इसी को थोड़ा सा हायर फॉर्म में लिखा है। पहला ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन ये पढ़ लिया था, इट इज अज्यूम दैट कंक्रीट इज इलास्टिक, ठीक है। तो कंक्रीट कैसा बिहेवियर करेगा, इलास्टिक बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अज्यूम पहले ही मान लिया है। स्टील एंड कंक्रीट टुगेदर बिहेव्स इलास्टिकली, द बेसिस ऑफ द मेथड इज दैट परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील आर नॉट एक्सीडेड इन एनी वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्किंग लोड, द सेक्शन आर डिजाइन्ड अज्यूमिंग द मटेरियल्स ओबेज हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ में अब आपको ये जो दिख रहा है सामने, ये फिगर समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बताएगा ये फिगर किस चीज का है? मैंने एक दो बार बनाया भी है बोर्ड पे। फिगर किस चीज का है आपके सामने जो है? देखो अगर आता है तो हाँ, नहीं आता है तो मैं बताऊं फिर, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं याद मुझे। हाँ नहीं चलो, सर। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर बीम, ठीक है। बीम का क्रॉस सेक्शन है। अब ये कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूं। आप जब बीम को बीच से काटोगे ना, आपके सामने आपके घर में जो बीम डली होगी उसको जब आप काटोगे, ठीक है, बीच से, तो आपको ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। क्रॉस सेक्शन में ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, वहां ये रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल के बीच में जो ये गोला गोला दिख रहा है दैट इज योर। अब इसकी विड्थ बी है और डेप्थ जो है कैपिटल डी, दैट इज ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। अब इसका आपका स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना है, सॉरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं, दिस इज स्ट्रेन डायग्राम। आपको पता है आपका जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज ऑलवेज लीनियर, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये कर्व बन गया, ठीक है। ऊपर का पार्ट क्या है, देखो आपको हमेशा बताया मैंने, ऊपर इज, अब ये एक बीच से सेंट्रल एक्सिस जा रही है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेस जो होता है जीरो होता है, ठीक है। हर पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस के स्ट्रेस इज जीरो, ठीक है। अब स्ट्रेस जो न्यूट्रल एक्सिस इस बीम को काट रही है बीच से, द अपर पार्ट इज नोन एज कंप्रेशन पार्ट, द लोअर पार्ट इज नोन एज टेंशन पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, क्या है अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, फोकस से, क्योंकि नई चीजें हैं, नहीं समझ में आएंगी 10 बार पूछो, लेकिन आज ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऊपर का पार्ट क्या है, कंप्रेशन पार्ट, नीचे का पार्ट है टेंशन। मैंने हमेशा बताया है कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, दैट्स व्हाई द अपर पार्ट इज only concrete is there and the lower part there is arises of cracks or failure, that's why the steel has been introduced to take the tension force, clear। तो ऊपर का पार्ट हो गया कंप्रेशन, नीचे का पार्ट हो गया टेंशन। ऊपर के पार्ट में कंप्रेशन में जो स्ट्रेन आएगा दैट इज टेकन बाय द कंक्रीट, सो दैट विल बी डिनोटेड एज एप्सिलॉन सी, ठीक है। और नीचे के पार्ट में जो स्ट्रेन आएगा दैट विल बी टेकन बाय द स्टील, दैट इज एप्सिलॉन एस टी, ठीक है। तो देयर इज लीनियर कर्व बिटवीन द स्ट्रेन, सो एप्सिलॉन सी और एप्सिलॉन एस टी, यहां पे लीनियर कर्व बनाया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन, दिस इज नोन एज स्ट्रेन डायग्राम। क्लियर है? हाँ सर। अभी इसको और अच्छे से मैं बताऊंगा, हम इसको और अच्छे से बताऊंगा। अभी जिसको नहीं भी समझ आया तो वो अभी थोड़ा सा शांत रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बगल में पार्ट देखो, एक तो स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये वाला डायग्राम बताएगा कौन सा है कोई? दिमाग लगाओ, स्ट्रेन एप्सिलॉन से शो करते हैं तो सिग्मा से शो क्या करते हैं, स्ट्रेस डायग्राम। तो दिस इज स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। अब ये स्ट्रेस रेक्टेंगल क्यों हुआ और ये यहाँ पे ब्लैंक क्यों हुआ? द रीजन इज द स्ट्रेस इज टेकन बाय द कंक्रीट ओनली, ठीक है। हम क्या करते हैं, लोअर पार्ट में जो कंक्रीट स्ट्रेस ले रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोअर पार्ट में हम जानते हैं जैसा कि क्या होता है, अपर टेंशन पार्ट जो होता है दैट इज टेकन बाय स्टील ओनली, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस आएगा वो स्टील में आएगा, तो कंक्रीट में लोअर पार्ट में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एजम्पशन में ही हम क्या करते हैं, अभी एजम्पशन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बताऊंगा, बस मैं यहाँ फिगर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फिगर क्लियर हो जाए। तो ऊपर का पार्ट हमारा जो स्ट्रेस ले रहा है दैट इज टेकन बाय द कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट तो स्ट्रेस लेगा, लेकिन जो लोअर पार्ट में आएगा वो कंक्रीट को इग्नोर कर देंगे, तो वहां पे सिग्मा एस टी आ जाएगा, दैट इज स्ट्रेस टेकन बाय द स्टील। क्लियर है? अब यहाँ पे फिगर का थोड़ा सा ये चीज देखना, स्ट्रेन जबकि लोअर पार्ट तक आएगा, लेकिन जो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस हमेशा सेंटर ऑफ द स्ट्रेस कौन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है स्टील,
ठीक है, तो स्टील जहां तक होगा वहीं तक तो स्ट्रेस आएगा। क्लियर हो रहा है? स्ट्रेस देख लो, एज कंपेयर टू स्ट्रेन थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेस दिखाया गया है। कहां तक? जहां पे स्टील बार होगा, क्योंकि स्टील बार आपको बीम में दिखाई तो नहीं देता, नीचे क्या होता है, कंक्रीट होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस ले रहा होगा वो स्टील बार ही ले रहे होंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर है या नहीं? हाँ सर। है ना? अभी देखो नहीं भी हो रहा होगा ना, तो आगे इसको 2-3 बार में बताऊंगा तो क्लियर होगा। बस ध्यान रखना, स्ट्रेन का डायग्राम ये होता है, स्ट्रेस का डायग्राम ये होता है। ठीक है, स्ट्रेस हमारा सिग्मा एस टी कहां पे, स्टील जहां तक जा रहा होगा वहीं तक दिखाएगा। ठीक है, इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। चलो देखो, एक ही चीज को 2-2, 3-3 बार लिखा गया है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, पांचों वही अजम्पशन फिर से रिपीट है। अब यहाँ पे क्या दिखाएगा? न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोलते हैं आपको पता होगा। न्यूट्रल एक्सिस इज दैट पॉइंट एट विच द स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। हर पॉइंट पे स्ट्रेस जीरो है। कहीं भी दिख रहा है? इस बीम में भी यहाँ पे जो भी स्ट्रेस होगा जीरो होगा। इस जो कर्व बनाया है उसमें भी स्ट्रेस जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? स्ट्रेन भी जीरो और स्ट्रेस भी जीरो। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस देखो, एक्सिस सिंपल सी बात है, कोई एक एक्सिस किसी भी बीम पे जो आप लोगे जहां पे स्ट्रेस जीरो होगा दैट इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल का मतलब क्या है? वहां पे हर चीज जीरो है। ठीक है, क्लियर? और दूसरी खासियत न्यूट्रल एक्सिस की ये है कि ये इक्वल, हाँ बोलो, क्या वॉइस लैग हो रही है? नहीं नहीं सर। ठीक, मैसेज कर देना कुछ, है ना, किसी के साथ भी हो रहा। तो न्यूट्रल एक्सिस क्लियर हो गई। न्यूट्रल एक्सिस बीम को दो पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अभी इक्वली और वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट है जहां पे कि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों जीरो हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब मैंने जो बताया सिंपल सी बात है, जो ये देखो, अब यहाँ पे कुछ वो देख लो सिंबल्स, है ना। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन पे हम लोग अभी जाएंगे, अभी पहले सारी चीजें देख लें। बी होती है, बी इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन। डी मैंने बता दिया था आपको, कैपिटल डी इज ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, और डेप्थ ऑफ द सेक्शन स्मॉल डी हो जाएगा, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। इफेक्टिव डेप्थ किसे बोलेंगे? इट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार्स। ठीक है, बार के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द टॉप ऑफ द फाइबर, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, डेप्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू ऑफ टेंसाइल स्टील। ठीक है, स्टील टेंसाइल फोर्स रहेगा तो टेंसाइल स्टील बोलेंगे। ठीक है, और सेंटर तक हमारा होगा इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर? फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर फ्रॉम द टॉप। क्लियर? न्यूट्रल एक्सिस। और इसी चीज को देखो, अब मैंने बताया ऊपर वाले जोन को मैंने क्या बताया? कंप्रेशन। ठीक है, नीचे वाले जोन को बताया टेंशन। ऊपर कंप्रेशन जोन और नीचे टेंशन जोन। कंप्रेशन जोन में जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स, कैपिटल सी यहां पे दिख रहा है, कंप्रेसिव फोर्स। और जो टेंशन जोन में फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। और इस कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज लिवर आर्म। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बीच में दैट इज लिवर आर्म। लिवर आर्म को ही डिनोट करते हैं जेडी से। ठीक है, यहाँ पे सिंबल दिखाए हैं। अब ये एप्सिलॉन सी क्या हो गया? एप्सिलॉन सी हो गया कंप्रेशन इन द कंक्रीट, एप्सिलॉन एसटी इज कंप्रेशन इन द स्टील, सिग्मा सीबीसी इज व्हाट? अब यहाँ पे सीबीसी का मतलब है, सिग्मा सीबीसी जैसे जनरल बताओ तो स्ट्रेस इन कंक्रीट। स्ट्रेस इन कंक्रीट को भी आप थोड़ा सा डिटेल में बोलोगे, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। सीबीसी का मतलब क्या है? कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्लियर? सीबीसी क्लियर हो गया। स्टील का सिंपल है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, और जो स्टील हमारे स्टील बार्स लगेंगे उसके कारण जो एरिया आएगा दैट इज एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। क्लियर? यही चीज बताइए। जेडी इज द लिवर आर्म। ठीक है, लिवर आर्म इज डिफाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स कंप्रेशन एंड द फोर्स ऑफ टेंशन। मैंने बताया, सिंपल याद करो, लिवर आर्म को डिफाइन करना है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज लिवर आर्म। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं व्हाट इज द एजम्पशन। पहला एजम्पशन है, हमेशा से मैं बताते आया हूं, सोम में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, सेक्शन विच इज अ प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। याद कर लो, ये हर चीज में एजम्पशन होगा, एजम्पशन पूछे जाएंगे ना, तो पहला एजम्पशन यही है, अ सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कहने का मतलब है, ये बीम दिख रही है, इस तरीके की बीम का मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया था, जो आपको ये दिख रहा है ना रेड कलर का, ये क्रॉस सेक्शन मैंने रेक्टेंगुलर के फॉर्म में बनाया था। और मैं तो बोलता हूं क्रॉस सेक्शन आप बीच से काटो, जो दिखे दैट इज योर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? पहले assumption का मतलब क्या है? अ सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये मोबाइल है, मोबाइल को अगर मैं बेंड करूंगा तो जो सेक्शन है, ये रेड वाला सेक्शन दिख रहा है, वही रेड वाला सेक्शन बेंड करने के बाद भी आपको प्लेन ही मिलेगा। क्लियर?
नहीं समझ आया सर मुझे ये। देखो, आप कोई भी चीज लो, इसको बेंड कर दिया, ठीक है, तो जो इसका क्रॉस सेक्शन में जो चेंज आएगा ना, जो ये प्लेन है, प्लेन तो आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, चाहे बेंडिंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। आया समझ में? ये रेड वाला जो पार्ट है, रेड वाला जो पार्ट है वो रेड वाला पार्ट ही रहा ना, उसमें कोई चेंज आया क्या? सर क्या बोला आपने? जो रेड वाला पार्ट है उसमें कोई चेंज आया क्या? नहीं सर। है ना? तो अ सेक्शन विच इज अ प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये सेक्शन की जब भी बात करोगे तो वो सेक्शन हमेशा प्लेन में ही रहेगा, ठीक है? तो सेक्शन इज प्लेन बिफोर बेंडिंग, रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। बेंडिंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, देयर विल बी नो चेंजेस इन द योर प्लेन। क्लियर? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दीज आर द assumptions इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहला assumption क्लियर है? यस सर। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया है। क्या क्या? परफेक्ट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील, ठीक है? यहां पे देखो, इस तरीके से जो बीम बनती है ना, बीम के बीच में ऐसे स्टील दिए होते हैं, ठीक है? ये फिगर देके समझाया है, ठीक है? चलो, अब जो मैं एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया सेक्शन विच इज अ प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। नाउ बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, देखो, जब बेंडिंग हो रही है ना, तो बेंडिंग के में जो मैंने एक चीज बताई थी, जो बॉन्ड अगर स्टील और कंक्रीट के परफेक्ट नहीं होंगे, है ना, अगर परफेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा स्टील अलग बिहेव करेगा और हमारा जो कंक्रीट है वो अलग बिहेव करेगा। तो दोनों के अलग बिहेवियर के कारण क्या हो जाएगा? दोनों में मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं क्यों कंक्रीट और वो स्टील में हमारा बॉन्डिंग अच्छी होती है। मैंने रीजन बताया है, अब मुझे सबके सबके आंसर मिलने चाहिए, ठीक है? फटाफट से आंसर बताओ, व्हाट इज द रीजन ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील? थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी गुड, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। अब मुझे ज्यादा नहीं सुनना, ठीक है? तो लेकिन यहां पे एक और assumption ले लिया, दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील, ठीक है? तो पहले चीज ही मैंने बता दी थी कि हम दोनों को मान के चल रहे हैं, दोनों इलास्टिक बिहेवियर में सेम एक तरीके से एक्ट करेंगे। नहीं तो अगर बेंडिंग होगी तो स्टील कहीं और कंक्रीट कहीं और चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई कि बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील। जितना इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील हो, क्योंकि देखो, अब आप नेचुरल जो आप जानते हो ना कि कंक्रीट इलास्टिक नहीं होता जितना स्टील इलास्टिक होता है, आपको पता है। लेकिन हमने पहले ही एज्यूम कर लिया वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि कंक्रीट इज आल्सो इलास्टिक, ठीक है? हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसलिए बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील, ठीक है? दिस इज द सेकंड assumption. नाउ थर्ड assumption इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। जो मैंने ऊपर कर दिखाया था, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब आपको पता है कंक्रीट इज नॉट टू गुड इन टेंशन, दैट्स व्हाई द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। हम इग्नोर कर दे रहे हैं व्हाट शुड बी द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। है ना? नेक्स्ट इज कंक्रीट इज इलास्टिक। ये हम assumption लेके चल रहे हैं। स्ट्रेस इन कंक्रीट वेरीज लीनियरली फ्रॉम जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस टू अ मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर। यही चीज हमने कर्व में बनाई है। क्यों हमने वो लीनियर कर्व बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि कंक्रीट इज इलास्टिक, हम मान के चल रहे हैं। सो स्ट्रेस इन कंक्रीट वेरीज लीनियरली फ्रॉम द जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस टू द मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर। मैक्सिमम फाइबर तक हमारी जो इलास्टिक होगी वो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? क्लियर है? तो स्ट्रेस इन कंक्रीट वेरीज लीनियरली, जीरो से मैक्सिमम तक जाएगी फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। assumption में कुछ पूछना है कृतिका? देखो, पूछना है यहाँ पे, फ्री पूछो। देखो, पूछने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया कि पूछने में वो चीज ना हो, क्योंकि आगे फिर इन सब का यूज है, तो वो डायरेक्ट मैं जब बताऊंगा ना तो सब ऊपर से जाएगा। तो इन चारों assumption पे मैं इतना इसलिए फोर्स कर रहा हूँ ना क्योंकि इनका यूज है आगे, तो इसीलिए एक एक assumption क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सारे assumption? यस सर। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? इन्हीं में से एक ड्रॉबैक जो मैंने शुरुआत में बता दिया, कंक्रीट इज नॉट इलास्टिक। कंक्रीट हमारा इलास्टिक नहीं होता, ये पहला ड्रॉबैक, ठीक है? नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर द श्रिंकेज एंड क्रीप इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो, मैंने बताया श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा कुछ टाइम बाद हमारा श्रिंक होने लगेंगे, है ना, टेम्परेचर चेंजेस के कारण, या क्रीप की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है? तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इट इज डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज एंड क्रीप इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जबकि बाकी जो दूसरे मेथड पढ़ेंगे उसमें श्रिंकेज और क्रीप को हम क्या निकाल सकते हैं, उनके कारण हम ये देख सकते हैं कि करेक्शंस कितना प्रोवाइड करें या क्या चीज हम इंप्रूव करें जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं कर सकते। क्लियर? दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड।
ठीक है, इसीलिए आज हम इनका यूज नहीं करते। क्लियर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में इतना ही था, अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिलॉसफी, दैट इज अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड। शुरू करूं मैं? यस सर। नो, व्हाट इज अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड? नाम से समझ में आ रहा है कि हम अल्टीमेट लोड के लिए डिजाइन करेंगे। नाउ वर्किंग लोड्स आर इंक्रीज बाय सुटेबल लोड फैक्टर टू ऑब्टेन द अल्टीमेट लोड। सबसे कि हमें वर्किंग अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको बताया वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हो रहा है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ऐसा हो रहा है कि आपका जो वैल्यू है, मतलब कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप पर्टिकुलर वैल्यू तक के स्ट्रेस को यूज कर पा रहे हो। कहां तक यूज कर रहे हो? हमारा जो माइल्ड स्टील का कर्व है उसको कहां तक यूज कर रहे हो? सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक, जो कि बहुत कम वैल्यू है। उसके बाद भी हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, यील्ड वैल्यू आती है, यील्ड के बाद इलास्टिक वैल्यू, मतलब यील्ड के बाद प्लास्टिक स्टेज आता है, प्लास्टिक के बाद मैक्सिमम वैल्यू आती है, हमारा नेकिंग रीजन आता है, तो उसके बाद जाके हमारा फेलियर होता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो अल्टीमेट लोड तक हम क्यों ना डिजाइन कर लें। ठीक है, क्यों वर्किंग लोड तक ही हम डिजाइन कर पा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वर्किंग लोड को हम क्यों ना इंक्रीज करें। ठीक है, तो वर्किंग लोड्स आर इंक्रीज बाय द सुटेबल लोड फैक्टर्स टू ऑब्टेन द अल्टीमेट लोड्स। हम क्यों ना अल्टीमेट लोड तक जाएं, अपने वैल्यू को बढ़ाएं। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड इसलिए आया ताकि हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड ना कई जगह फेल हो रहा था। ठीक है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, तो इसलिए हमने कोशिश की कि अल्टीमेट लोड तक क्यों ना डिजाइन करें। तो वर्किंग लोड्स आर इंक्रीज बाय द सुटेबल लोड फैक्टर्स टू ऑब्टेन द अल्टीमेट लोड्स। क्लियर, स्ट्रक्चर इज देन डिजाइन टू रेसिस्ट अल्टीमेट लोड। कहने का मतलब क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या कर रहे थे ना, हम बहुत सारे मतलब क्या कर रहे थे, पहले तो स्ट्रेस को ही कम कर दे रहे थे। जितना स्ट्रेस हमारा मटेरियल ले पा रहा था, उस मटेरियल के स्ट्रेस को हमने कम किया, तो क्या है, उसकी क्षमता बढ़ गई। ठीक है, मटेरियल के स्ट्रेस को हम कम इसलिए लेके चल रहे थे कि वो अगर फेल ना कर पाए। ठीक है, लेकिन हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को यूज नहीं कर पाते। अल्टीमेट लोड मेथड में हमने क्या किया, वर्किंग लोड को बढ़ाया। लोड को बढ़ाने के बाद स्ट्रक्चर को उस अल्टीमेट लोड के लिए डिजाइन कर दिया। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ, देयर इज नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट इज ऑब्जर्व। कंक्रीट का हमने नॉन लीनियर स्ट्रेस, देखो वहां पे हमने यही चीज देखी कि लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे थे। यहां पे जब चेंज करने के कारण क्या हुआ, वी हैव इन अल्टीमेट लोड मेथड वी विल सी द नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट। क्लियर, क्लियर है सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो, सिंपल सी बात है। देखो अल्टीमेट लोड मेथड में हम क्या करेंगे, अपना जो वर्किंग लोड अब तक जो हम यूज कर रहे थे उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द सुटेबल लोड फैक्टर्स। ठीक है, और उस अल्टीमेट लोड के लिए हम अपने स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो उस डिजाइन कर जब अल्टीमेट लोड के लिए हम डिजाइन करेंगे तो हमारा क्या हुआ, हमारा लोड हमने बढ़ा दिया। ठीक है, लोड बढ़ाया और उसके कारण हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर आया दैट विल बी नॉन लीनियर। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड क्या बोलता है कि हम अपने लोड को बढ़ाएं। ठीक है, और उसके लिए हम डिजाइन करें। ठीक है, ताकि जिसके कारण जो कंक्रीट का नॉन लीनियर बिहेवियर आए। ठीक है, तो यही दिस इज व्हाट नोन एज अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड। इसमें बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर, नहीं क्लियर? यस सर। रिलेट कर पा रहे हो प्रैक्टिकल? अभी मैं सबको कंपेयर करूंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब किसमें कितना लोड हमने लिया और क्या चीज की। अब देखो सिंपल सी बात है, आप अगर मैक्सिमम लोड लेके डिजाइन कर लोगे कि इतना इतना लोड आएगा और उसके कारण क्या हुआ, फेलियर भी तो बढ़ने लग गए। हमारा फेलियर मतलब हमने क्या किया, एग्जैक्ट जो लोड आ रहा था ना, अल्टीमेट लोड तक हमने डिजाइन कर लिया, तो उसके कारण क्या हुआ, फेलियर बढ़ने के चांसेस हो गए। तो क्या होगा, अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाया। ठीक है, तो इसके बाद हमें किस पे जाना पड़ा, नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव कम टू लिमिट स्टेट मेथड। अब समझ में आया, हम 2 फिलॉसफीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरे पे आ गए लिमिट स्टेट मेथड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें पढ़ना है, जिस पे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो नाउ लिमिट स्टेट इज द स्टेट एट विच द स्ट्रक्चर बिकम्स अनफिट फॉर द यूज। ओके, इसका मतलब बताओगे मुझे कोई? लिमिट स्टेट इज दैट स्टेट एट विच द स्ट्रक्चर बिकम अनफिट फॉर यूज। ऐसा स्टेट जिसपे कि हमारा स्ट्रक्चर यूज के लायक ना रहे, दैट इज नोन एज लिमिट स्टेट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हम कितना यूज कर पाए। ठीक है, तो अब लिमिट स्टेट में मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। नाउ व्हाट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वो होगा जिसमें आप बेंडिंग चेक करोगे। ठीक है, स्लाइडिंग चेक करोगे, बकलिंग चेक करोगे, फटिग चेक करोगे, फ्लेक्सर चेक करोगे, कंप्रेशन चेक करोगे। ठीक है, मतलब हमारा क्या होगा, दैट इज द अल्टीमेट लिमिट स्टेट। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज आल्सो नोन एज अल्टीमेट, that is educate the margin of safety shall be available for normal overloading. Normal overloading के लिए जो आप margin of safety लेते हो, that is limit state of collapse. This includes the limit state of strength like overturning, sliding, buckling, fatigue, flexure, compression, bending, सारी चीजें जो आएंगी that is limit state of collapse. जिस चीज पे आपका structure fail हो सकता है
क्लियर, दैट इज द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. नाउ कमिंग टू द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. मैंने हमेशा बताया सर्विसिबिलिटी कब आती है, व्हेन यू आर जस्ट स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद जो सर्विसिबिलिटी आएगी जब आप रह रहे हो तो क्या क्या चीजें आएंगी. सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अंडर द सर्विस लोड. ठीक है, what should be that satisfactory performance under the service load? That is deflection, crack, vibration, leakage, loss of durability. ठीक है, these are the under service load. आएगा ना जब आप रहने लगोगे तो कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, तब कुछ क्रैक्स आएंगे, कुछ वाइब्रेशंस होंगी, कुछ लीकेज आएगी. दैट इज नोन एज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. If a structure has reached just before the limit state of serviceability and the loads are removed, the structure regain its original shape. However, the structure achieving collapse load cannot be recover its original shape and the dimension. सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है सर्विसेबिलिटी के बाद आपका लोड रिमूव्ड हो जाएगा, फिर भी हमारा स्ट्रक्चर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन जब कोलैप्स लोड आ गया उसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता. क्लियर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी. थोड़ा तेज तेज हो रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, ये तो सर करा है ना पहले इसलिए. हाँ, ये एक बार बता रखा है इसीलिए मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेन पर्पस ये है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखो, लेकिन मेरा मतलब है कि कंटेंट कंप्लीट हो. ठीक है, कोई चीज छूटे ना. पिछली बार की तरह जैसे कुछ फाउंडेशन छूट जाते हैं ना, तो फिर दोबारा टाइम ही नहीं मिलता, ना मुझे मिलेगा ना आपको मिलेगा. ठीक है, नाउ अब देखो थोड़ा सा ये देखो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या था और परमिसिबल स्ट्रेंथ, मतलब सॉरी लिमिट स्टेट मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि मतलब डिफरेंस कहां से आ रहा था. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ना बहुत बेसिक सा समझो. देखो हमें दो चीज पैरेलल में लेके चलनी है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड. हो क्या रहा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, क्या हो रहा था ना, देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का मतलब क्या है, मैंने आपको M20 की कंक्रीट बताई है. ठीक है, M20 की कंक्रीट का मैं एग्जांपल लेके चलूंगा. चलो M15 लेके चलते हैं. M15 का देखो, मेरे को मैं आपसे पूछूं वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में, देखो साफ साफ डिफरेंस आपको बताता हूं कि लिमिट स्टेट मेथड में ना वी हैव लिमिटेड द पर्टिकुलर वैल्यू. जैसे कि M20 का अगर लिमिट स्टेट मेथड में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्ट्रेस इन द कंक्रीट, तो आप क्या बताओगे? लिमिट स्टेट में M20 का कंक्रीट है, स्ट्रेस कितना आएगा? व्हाट इज द स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट? M20 का स्ट्रेस क्या होगा बताओ मुझे. कोई बताएगा नहीं बताएगा? हर्षिता, अंकिता, ऋतिका, हो अब पता चलता है हो ही नहीं हो साथ में. है सर यहीं पे. एकदम मतलब इतनी शांति क्यों हो जाती है? या तो सर नहीं पता सीधा सीधा बोलो हाँ या ना. अब इतना मतलब वो पता है व्हाट इज द सर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. वेरी गुड. ये देखो कम से कम दिमाग लगाओ, जब आपको पता होगी तभी मैं पूछ रहा हूँ. मैं तो ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं होगा, तभी मैं पूछ रहा हूँ. सिंपल सी बात है, स्ट्रेस ही तो है न्यूटन पर mm स्क्वायर. जो अब तक मैं स्ट्रेंथ बोलता था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. सिंपल सी बात है. और मैंने यहाँ पे स्ट्रेस पूछा, उसका नाम बस चेंज कर दिया. तो M20 की स्ट्रेस है, चलो कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको याद है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को ही आप क्या बोलोगे? बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक है, तो M20 की बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी? दैट विल बी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड. अगर यही चीज मैं पूछूं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में M20 की कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी होगी? कोई बताएगा? सिग्मा CBC क्या होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही तो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन बेंडिंग कंप्रेशन, यही तो है सिग्मा CBC. हाँ, दैट सर, इज कितनी होगी M20 की? सेम होगा. वेरी गुड, सेम होगा. क्या फायदा फिर वर्किंग मेथड का? देखो सामने टेबल खुली हुई है, परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड. यहाँ पे सामने M20 M15 लिखा हुआ है. मैं तो ऐसा तो नहीं ना कि अपनी मर्जी से पूछूंगा, तो सामने आपके लिखा हुआ है M15 और M20 की वर्किंग स्ट्रेस कितनी होगी. ठीक है, तो देखो अब यही अंतर मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो. लिमिट स्टेट में सर हम 20 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्किंग स्ट्रेस में 7 ले रहे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा है? सर एक बार फिर से बोलना. आपके सामने वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस इसे बोला जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन आपके 10, 15, 20 सबके दिए हुए हैं. ठीक है, लिमिट स्टेट में लिमिट स्टेट का टेबल नहीं है. लिमिट स्टेट में क्या होगा? 10 का 10 होगा, 15 का 15 होगा, 20 का 20 होगा, 25 का 25 होगा. दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस इन केस ऑफ लिमिट स्टेट. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का आपके सामने, लिमिट स्टेट मेथड का मैंने बता दिया कि दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन. ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं विच मेथड इज बेटर?
क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, सर लिमिट हाँ सर, लिमिट स्टेट होगा। स्टेट मेथड। अब तीनों सर फर्स्ट लिमिट स्टेट फ्लोर। इसलिए, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर लिमिट स्टेट इसलिए होगा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम ज्यादा लेकर चल रहे हैं, तो बेंडिंग अगर ज्यादा होगी तो कोलैप्स होने के चांसेस कम रहेंगे। कुछ ये सोच के बोला। पूरा पढ़ाया लिखा है बेकार है। मैं वही बता रहा था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जिस पे भी हो ना उससे कूद जाओ सब, तीनों के तीनों। पूरा क्यों पढ़ाया सर? लिखा है बेकार है। स्ट्रेस अच्छा होता है क्या हमारे स्ट्रक्चर के लिए? स्ट्रेस अच्छा होता है? ज्यादा स्ट्रेस आना? इतना पढ़ा दिया, स्ट्रेस 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 किस लिए पढ़ा रहा हूँ? तीनों में से तीनों को स्ट्रेस हो जाएगा तो क्या करोगे? कूदोगे ना? सुसाइड करोगे नहीं करोगे बताओ? जरूर सर। जबरदस्ती। हमारे मटेरियल के लिए या स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेस अच्छा हो रहा है क्या? कम स्ट्रेस रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है। अब मान लो, अब वही वाली बात है ना, तुम लोग को एकदम बेसिक से बताना पड़े तो मैंने क्या बताया था, एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में। कौन सा, किस चीज के लिए दिया था? इसके लिए नहीं दिया था शायद तुम लोग को। हाँ चलो मान के चलो, क्या बोलते हैं, तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है 50 किलो, 50 किलो, 50 किलो, तीनों 50 किलो उठा लेते हो, ठीक है? 50 किलो उठा लेते हो। एक दिन मैंने बोल दिया 100 किलो उठाना है। अब कृतिका ने तो जोश जोश में उठा लिया, ठीक है? तो ये अच्छी बात है कि 100 किलो उठा लिया। मैं 100 किलो के लिए कृतिका को थोड़ी डिजाइन कर दूंगा डेली डेली में 100 किलो को थोड़ी दे दूंगा कि कृतिका 100 किलो ही उठाओ। बताओ सही है वो? अब वो मैक्सिमम लिमिट है। अब मैं मैक्सिमम लिमिट उसकी 100 केजी वो कभी उठा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रोज रोज 100 किलो उठा लेगी। और मैं उसको 100 किलो के लिए डिजाइन कर दूंगा तो फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं 20 के लिए 20 का ही अगर डिजाइन कर दूंगा तो उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा है। बताओ गलत है कि सही है? देखो यही हाँ तो सर। दिमाग लगाना है, यही तो कंपैरिजन करना है ना कि लिमिट स्टेट मेथड क्यों बेटर है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्यों बेटर है। ठीक है? अब मैंने क्यों बोला था कि आज भी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं। कुछ चीजें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की भी अच्छी हैं, ठीक है? लिमिट स्टेट मेथड में हम M20 का 20 यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं ना, कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक लेके चल रहे हैं कि अगर 20 स्ट्रेंथ आती तो हमने क्या कर दिया, उस 20 स्ट्रेंथ को 20 डिवाइड बाई 3। देखो आप ऑन एन एवरेज देखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यहाँ पे 3 लेके चल रहे हैं कंक्रीट का। ये चीज मैंने याद करवाई थी आप लोग की, इन वर्किंग याद करवाई नहीं करवाई है, भूल आप लोग को नहीं करवाई है। कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, ठीक है? याद रख लो, 10 को 3 से डिवाइड कर दो तो दैट इज 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है? तो हमने बेंडिंग स्ट्रेस ले ली 3। 15 को 3 से डिवाइड करो दैट इज 5, ठीक है? 20 को 3 से डिवाइड करो 7 पॉइंट समथिंग, 7.1 आएगा, है ना? 25 को डिवाइड करो तो 8 पॉइंट, 30 को डिवाइड करो 3 से दैट इज 10, 35 को डिवाइड करो 3 से तो दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 3 लिया, उसके कारण वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर है? फर्स्ट हाँ वन सर। इज बेंडिंग स्ट्रेस, ये याद होना चाहिए। किसी का भी मैं पूछ सकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा M35 का बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 30/3 कर दो, 35/3, ठीक है? याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे याद होना चाहिए। 20 का 7 होता है, 25 का 8.5, 30 का 10 होता है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है? दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड कंप्रेशन। डायरेक्ट स्ट्रेस होता है 2, ये याद नहीं भी याद करोगे तब भी चल जाएगा। वैसे 15 से 40 तक देखो, डायरेक्ट 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे होता है, ठीक है? और दिस इज एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ये डायरेक्ट कोड में दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ कंपैरिजन करता हूँ, जो चीज मैंने बताई ना, ताकि दिमाग में आइडिया बने, तब हम लिमिट स्टेट मेथड क्यों यूज करते हैं सर, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग दिस लिमिट स्टेट मेथड। चलो हमने यहाँ पे स्ट्रेस की तो बात की कि स्ट्रेस को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस को हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में रिड्यूस कर दिया है, ठीक है? और वहां पे स्ट्रेस को हमने मतलब एज इट इज जो स्ट्रेस आ रही थी मटेरियल की वो ले ली है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज आते हैं, दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है? लिमिट स्टेट मेथड में याद रखना, वी आर गोइंग टू बी यूज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मैं लिमिट स्टेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, याद रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट इज 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्टील इज 1.8। याद कर लो, यहाँ लिखा हुआ है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो याद करना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.1, 1.8। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, वहां पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं बोलेंगे, वहां पे क्या बोलेंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं ना, हम स्ट्रेस को तो रिड्यूस कर देते हैं, सॉरी स्ट्रेस को तो एज इट इज ले लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, लोड जो आ रहा होता है ना, उसमें भी हम एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा के हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास लोड आ रहा है, ठीक है? 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ, 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, वर्किंग स्ट्रेस में हमने 100 किलो न्यूटन लोड का ही डिजाइन कर दिया,
ठीक है। और हमने लिमिट स्टेट मेथड में क्या किया, हमको लिमिट लगानी है, ठीक है, लिमिट स्टेट नामी है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द लोड बाय द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, क्लियर। तो वहां पे हम 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 100 किलो न्यूटन लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करके हम 150 किलो न्यूटन लोड के लिए डिजाइन करेंगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो, हमने क्या किया, लोड को इंक्रीज कर दिया जबकि स्ट्रेस वही लिया, तो दैट इज नोन एज लिमिट स्टेट मेथड। हमने लिमिट किया किस पे किया, लोड पे। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम क्या कर रहे हैं, हमने स्ट्रेस पे वर्क किया है। हमने क्या किया, जो स्ट्रेस नॉर्मल आ रहा था उस स्ट्रेस को रिड्यूस करवा लिया। क्लियर हुआ कंसेप्ट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हमने स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। हम जो स्ट्रेस मटेरियल में आना चाहिए था, तो हमने क्या किया, मटेरियल के स्ट्रेस को रिड्यूस करके हमने उस पर जो काम किया, दैट इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लेकिन जब हम लोड को अपनी जो वैल्यू है उससे हम 1.5 गुना बढ़ा के, 1.5 गुना, दैट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कंक्रीट, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज व्हाट नोन एज लिमिट स्टेट मेथड। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ सर। है ना। Yes, sir. अभी इसको और आगे डिटेल में 2-3 बार मैं ये चीज बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अब पूछो, रटना है इसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद करनी है, ठीक है। चलो नाउ वी आर कमिंग टू सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। अब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या है, जो अभी मैंने ऊपर बीम बनाई थी ना, नीचे स्टील गया हुआ था, दैट इज नोन एज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। रेनफोर्स का मतलब स्टील गया हुआ है, सिंगल लेयर में गया हुआ है, दैट इज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो पहला जो टर्म आता है दैट इज मॉडुलर रेशियो। आज के बाद जिंदगी में कभी भी मैं मॉडुलर रेशियो पूछूं तो आपको क्लियर होना चाहिए। मॉडुलर रेशियो कैसे याद करोगे, ईएस डिवाइड बाई ईसी। ईएस क्या है, फटाफट से मुझे बताओगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील डिवाइड बाय द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। हमेशा याद रखना, एस बाद में आता है तो एस पहले आएगा और कंक्रीट नीचे आता है। देखो अब मैं वैल्यू बता देता हूं, स्टील की वैल्यू ज्यादा होती है, दैट इज ईएस कितना होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, फटाफट। सर 2 into बताएगा कोई 10 नहीं to बताएगा, 3 फिर अंकिता 2 बता into दी दो, लेकिन वही चीज है अब इतने क्या, 2 into 10⁵ सर क्या, अच्छा न्यूटन पर एमएम। इतना तो डर के क्यों, सीधा बोलो 2 into 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको मैं 50 बार नहीं बोल दिया हूँ, मैंने कितनी बार बोला है। चलो फटाफट से, मॉडुलर रेशियो इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। क्लियर, ठीक है। अब मुझे कोई वैल्यू बता देगा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है, फटाफट, किसी को पता हो तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। कंक्रीट की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, हमेशा स्टील ही मैंने बताया, कंक्रीट तो मैंने बताया नहीं, ये जिसको पता होगा कोई बताएगा। सर एक फॉर्मूला थी तो उसके हिसाब से उनका वेरी वो गुड, जानना 5 कितना होता है फॉर्मूला, अंकिता वेरी गुड। देखो अंकिता पढ़ रही है, ये चीज अच्छी लगती है, देखो आप जब पार्टिसिपेट करते हो ना तो अच्छा लगता है। दैट इज 5000 अंडर रूट एफसी के, कुछ ऐसा था। हाँ सर। एफसी के क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रखो, डायरेक्ट आपका ईसी आ जाएगा, है ना। तो एम इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो इज ईएस अपॉन ईसी। लेकिन जब भी आप कोड यूज कर रहे हो, जब भी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो, आप मुझे बताओगे, मैथमेटिकली पूछूंगा तो 280/3 सिग्मा सीबीसी, ये वैल्यू याद कर लो, एम इज 280/3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है। मॉडुलर रेशियो इज 280/3 सिग्मा सीबीसी। 3 सिग्मा सीबीसी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ, अभी बताया, सॉरी, स्ट्रेस इन कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्लियर, परमिसिबल बोल लो या कुछ भी कर लो, है ना। सीबीसी का मतलब समझ में आ गया, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्लियर, एम क्या बताओगे, 280/3 सिग्मा सीबीसी, 280/3 सिग्मा सीबीसी याद हो जाना चाहिए, दैट इज मॉडुलर रेशियो। अब फटाफट से आ जाते हैं हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। देखो एक और चीज आ जाती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, क्या करते हैं ना हम, सारी चीजें जो मेजर करते हैं दैट इज इन द टर्म्स ऑफ कंक्रीट। हम सारी चीजें कंक्रीट के ही टर्म्स में मेजर करते हैं। तो अब हमें स्टील के एरिया को भी किसमें कन्वर्ट करना है, कंक्रीट के एरिया में, ठीक है। अब देखो कृतिका, एकदम ध्यान से, ठीक है, तीनों के लिए वैसे तो बोल रहा हूँ, कृतिका, अर्चिता, अंकिता, तीनों एकदम थोड़ा सा ध्यान से, कंसेप्चुअल है, याद करने वाली चीज नहीं है। इसको अभी समझ लोगे तो जिंदगी भर के लिए रहेगा, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी परेशान रहोगे कि ये कहां से आया, कैसे आया। अब मॉडुलर रेशियो का हमने यूज क्यों किया ना, ताकि हम ये कर सकें, ताकि हम स्टील के एरिया को कन्वर्ट कर सके इन द फॉर्म ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब ये पूरा मटेरियल है, अब इस मटेरियल का मुझे एरिया निकालना है, तो इसके अंदर और भी कई अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा आरसीसी में स्टील है,
तो अब हमको अगर ये पूरा मतलब स्टील का या कंक्रीट का एरिया निकालना पड़ेगा, तो दोनों में से किसी एक को एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब तो। क्योंकि देखो मान लो अब कृतिका ने बोला कि नहीं सर मैं तो कंक्रीट का एरिया निकालूंगी, मुझे नहीं पता स्टील है कुछ भी है, तो लेकिन जो स्टील होगा होल के कारण, अगर देखो कंक्रीट का एरिया निकालना आसान क्यों है, क्योंकि विड्थ इनटू लेंथ, अगर वो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू विड्थ कर देंगे, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट एरिया आ गया। लेकिन उसके बीच में हमारा स्टील भी तो है, तो स्टील जितने दूर में बाहर जाएंगे उतने दूर कंक्रीट बाहर भी तो आएगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करते रहेंगे कितने दूर कंक्रीट बाहर आया, कितने दूर में स्टील गया, तो हम क्या करते हैं ना, इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी स्टील को या तो कंक्रीट में कन्वर्ट कर दो, कंक्रीट को स्टील में कन्वर्ट कर दो, तो उसके लिए हमें एक रेशियो की जरूरत पड़ेगी ना, कि दोनों में कंपैरिजन किस चीज से कर सकते हैं, दैट इज मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो का हम यूज करके डायरेक्ट बता देंगे कि एरिया ऑफ कंक्रीट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ स्टील, तो डायरेक्ट हम उनका यूज कर लेंगे। तो वही निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं हमेशा, ठीक है। तो थोड़ा सा एकदम ध्यान से कंसेप्चुअल, क्योंकि मैं ये रिपीट नहीं करूंगा बार बार, ठीक है। तो टोटल लोड इज इक्वल टू कंक्रीट प्लस स्टील, टोटल लोड जितना आएगा दैट इज कंक्रीट और स्टील में जितना लोड आएगा उतना ही तो हमारे पूरी बीम में लोड आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल लोड कितना होता है पी इज इक्वल टू पीसी प्लस पीएस, है ना। पीसी इज व्हाट, लोड इन कंक्रीट, लोड इन स्टील, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, तो हमारा लोड क्या हो जाएगा, लोड इज स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। देखो मैं आप बोल रहा हूं, मैं बोर्ड पे दिखाता तो ज्यादा समझ में आता। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, क्लियर है। तो लोड क्या हो जाएगा हमारा, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यही किया है। अगर लोड इन कंक्रीट पूछा जाए तो सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय एसी, ठीक है। और स्टील में पूछा जाए तो सिग्मा एस मल्टीप्लाइड बाय एएस, दैट इज स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील, क्लियर है। देखो जहां रुकना हो मुझे बोल देना सर ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक है। ठीक है, अब ये लोड हो गया, लोड इतना आया, ठीक है। अब जो इलोंगेशन हमने पढ़ा था, या फटाफट इलोंगेशन, कृतिका कृतिका इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है कृतिका? L upon L। इलोंगेशन, हाँ वेरी गुड, सही है। डेल्टा एल, कुछ याद है डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते थे, 1 साल हो गए। सर कुछ तो था। बताओ बताओ So बताओ, लोड delta कितना? हाँ बोलो। delta L is the difference between जो length बढ़ा and then original length. अरे मैं फिर स्ट्रेन पूछ लेता अगर डेल्टा एल पूछना हो तो। हाँ। डेल्टा एल इन द फॉर्म ऑफ लोड, अगर लोड लगाए किसी चीज में तो उसमें इलोंगेशन कितना आएगा फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट वो लेंथ? कुछ था ना ऐसा। क्या नहीं यार, इलोंगेशन याद होना चाहिए, अब तो ये भूलना नहीं चाहिए। पीएल अपॉन ए याद करवाया था, हाँ ये रहा। दोनों में इलोंगेशन होगा तो कंक्रीट में जितना इलोंगेशन होगा उतना ही स्टील में भी इलोंगेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एज अ मटेरियल एक्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा एल सी। यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, पीएल अपॉन ई, तो पी इन द कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय द यंग मॉडुलस ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, पीएल अपॉन ई। इसी तरह स्टील में भी होगा पीएस एलएस एएस ईएस। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, एक ही लेंथ में तो बीम है, तो एल एल इक्वल एल एल कट जाएगा, ठीक है। और P अपॉन ए क्या है, दैट इज स्ट्रेस। P अपॉन ए क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस इन कंक्रीट बाई यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट डिवाइड इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाय द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, दोनों बराबर आ जाएंगे। ये चीज किसी को डाउट आई तो बताओ। ये फॉर्मूला समझ में आया? कोई डाउट है? आया? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, फटाफट से किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। नहीं Sir, last formula में हाँ, एम कैसे आया मैं बता रहा हूँ ना। एम इज, अभी मैं पूछूं मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? 280 by 3. एक तो बताया 280 अपॉन 3 सिग्मा सीवीसी, और एक बताया दैट इज ईएस अपॉन ईसी। तो ईएस अपॉन ईसी की जगह एम रख देंगे, ठीक है। तो दैट इज सिग्मा इन कंक्रीट के में जो स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाय द एम, क्लियर। अब यहाँ पे किसी को डाउट नहीं आएगा? आएगा? पूछना है पूछो फटाफट। नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। नींद में आंखें बंद करके भी याद रहना चाहिए कि जो स्ट्रेस इन कंक्रीट आएगा दैट विल बी स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाय द एम, ठीक है। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इसी फॉर्मूले में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला निकाल रखे थे, P इज इक्वल टू सिग्मा सी ए सी। यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू रख दो इन द फॉर्म ऑफ एम, ठीक है। यहाँ पे आ गया है, या सिग्मा एस की वैल्यू रख दो सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाई एम। यहाँ पे सिग्मा एस की जगह एम इंटू एस रख दिया, तो द टोटल लोड इन योर बीम इज सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी प्लस एम इंटू ए एस,
ठीक है, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने स्टील को हटा दिया, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट यूज कर लिया, दैट इज m इंटू ए एस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टोटल एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट इज AC एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस m इंटू AST। अब मेरी बात समझना कि एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, जब भी हमें निकालना होगा तो वी विल डायरेक्टली पुट m into AST, मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द AST, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। क्लियर है, नहीं क्लियर है? सर एक बार फिर से। हाँ, देखो कहने का मतलब है हमें क्या करना था, मेन हमारा पर्पस था ना, जो हम एरिया आ रहा है ना, जो बार्स जा रहे हैं उसका एरिया निकालने का। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट के टर्म्स में हमें चाहिए, तो स्टील को डायरेक्ट m से मल्टीप्लाई कर दो, जो एरिया ऑफ स्टील आया ना उसको m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। आया नहीं आया अभी भी? हाँ सर आ गया। जबरदस्ती नहीं, मतलब देखो अब मेरे बोलने के लिए नहीं। ठीक है, याद रखना AST स्टील का जो होगा दैट विल बी m इंटू AST इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। जब भी कंक्रीट की बात करेंगे तो m इंटू AST, और स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिग्मा ST डिवाइड बाई m। क्लियर है? एरिया में तो m का मल्टीप्लाई होगा और स्ट्रेस में m डिवाइड होगा। क्लियर? तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, कृतिका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है ना? याद कर लो, एरिया में क्या करोगे, m मल्टीप्लाई करोगे और स्ट्रेस में m डिवाइड करोगे। क्लियर? यस सर। चलो, नाउ वी आर कमिंग टू द सिंगली रेनफोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स स्ट्रक्चर के क्या क्या अजम्पशन होंगे, वही अजम्पशन जो पहले से चला आ रहा है। द फर्स्ट अजम्पशन इज, याद हो जाना चाहिए, प्लेन सेक्शन रिमेन द प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, पहला अजम्पशन। क्लियर? यही अजम्पशन क्या बताता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग हो चाहे उसके बाद हो, दोनों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे क्या होंगे, लीनियर बनेंगे। लीनियर समझते हो ना, लीनियर स्ट्रेट लाइन, ये तो पता है सबको। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील reinforcement नन बाय द कंक्रीट। ये मैंने पहले से बता रखा है, हमारा जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे वो कौन लेगा? क्या सर, फिर से बताना। स्ट्रेसेस आर टेकन बाय द स्टील। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेस लेंगे, कंक्रीट नहीं लेगा उनको। ठीक है, दिस इज द सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन इज यंग मॉडुलस ऑफ एसिडिटी फॉर द कंक्रीट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। अब देखो यहां पे जरूरी है, हम क्या मान के चल रहे हैं, व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ एसिडिटी फॉर द कंक्रीट इज कांस्टेंट। हमने अज्यूम कर लिया कि कंक्रीट की जो यंग मॉडुलस है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चले। ठीक है, दिस इज द थर्ड assumption। फोर्थ assumption क्या है, मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो एज द वैल्यू मैंने बताया था, m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। क्लियर? Fifth one is, there is a perfect adhesion between the steel and the concrete and no slip takes place between the steel and the concrete। देखो इसको भी उसने पूरा एक वो बना दिया। क्यों बता दिया? इसको assumption लेके चलना है, क्योंकि कई बार स्टील कुछ अलग एक्ट करने लग जाए और कंक्रीट कुछ अलग एक्ट करने लग जाए तो पूरा पूरे स्ट्रक्चर की क्या हो जाए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो देयर इज परफेक्ट एडिशन बिटवीन द स्टील एंड द कंक्रीट एंड नो स्लिप टेक्स प्लेस बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्टील एंड कंक्रीट। क्लियर? 5 एजम्पशन क्लियर हैं, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं व्हाट इज द एनालिसिस। अब एनालिसिस में थोड़ा सा मेरे साथ रहना, जहां ना समझ आए वहां बताना। ठीक है, एनालिसिस में सबसे पहले एनालिसिस का पार्ट क्या होता है, हमारे पास एक वो मिल गया हमें। एनालिसिस में करना क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। द फाइनल थिंग क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको घर बनाने के लिए दिया जाता है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप क्या जो क्रॉस सेक्शन लोगे वो क्या कितने बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कर पाएगा। बीम का जो क्रॉस सेक्शन आएगा तो उसके लिए आपको पूरा एनालिसिस। सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। ग्रुप पे लगता है। हम्म। Done.
हे भगवान, Oh, nice. ये रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रही हूँ एक मिनट।